Hello students. So in the previous lecture we were talking about the overview about the Kelvin cycle और आज Kelvin cycle को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? So make sure आप अच्छे से लेक्चर को सुनो और अच्छे से नोट्स बनाओ because this is a very important topic. ठीक है? So Kelvin cycle को डिटेल में पढ़ेंगे. तो Kelvin cycle that is we are talking about the C3 pathway. है ना? C3 pathway की बात हो रही थी. तो एक एग्जाम्पल लिख देता हूं कि कहां कहां ये होगा. सो दिस इज परफॉर्म बाय राइस में आपको देखने को मिलेगा, वीट में देखने को मिलेगा. देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स में थोड़े नाम लिख रहा हूं. टोमेटो में आपको C3 पाथवे देखने को मिलेगा. ठीक है. सो द सबस्ट्रेट विच वाज यूज्ड इन दिस रिएक्शन वाज RuBp. और कितने मॉलिक्यूल्स अपन ने यूज करने का बोला था? वी वर सपोज टू यूज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp. ठीक है, 6 लिखता हूं मैं. ठीक है, कितने कार्बन का कंपाउंड है तो आपको पता होना चाहिए. दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड. दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड. और ये RuBp बाइंड करता था 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. किसके साथ? 6 molecules of carbon dioxide. CO2. How much CO2? So 6 molecules of CO2. तो 6 में कर देता हूं. ठीक है. और we'll put it as 6 cross. मतलब 6 मॉलिक्यूल. RuBp के 6 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल. एंड व्हाट डू वी गेट हियर? अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम अपन यूज करते थे वो एंजाइम के बारे में मैंने कल बात करी थी और वो एंजाइम का नाम है रुबिस्को. कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को. मैंने बताया था कि अगर CO2 का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो वो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा और अगर CO2 का प्रोपोर्शन कम है तो वो ऑक्सीजनेज का काम करेगा. तो अभी लेट्स कंसीडर CO2 का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो वो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा और क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? तो कार्बोक्साइलेशन करेगा. क्या करेगा? कार्बोक्साइलेशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो था कार्बोक्साइलेशन. एंड व्हाट डू वी गेट हियर? वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन्स ईच. दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 phosphoglyceric acid. But याले केस में how many phosphoglyceric acid we will have? We'll have 12 glyceric acid molecules. तो मैं लिखूंगा we'll get 12 molecules of phosphoglyceric acid. Well, molecules of phosphoglyceric acid. How many carbons does it have? So each molecule contains 3 carbons. Each molecule contains 3 carbons. ठीक है. It can also be written as PGA. इसको अपन PGA भी लिख सकते हैं. डन. यहाँ पे वाटर भी आपको याद रखना है. वाटर भी यूज होगा. 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी आप कंसिडर करो. डन. नाउ व्हाट? अब ये जो है यहां पे फॉस्फेट ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम काइनेस. विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काइनेस फॉस्फेट ऐड किया जाएगा. इसका फॉस्फोराइलेशन होगा. फॉस्फोराइलेशन. अगर कल वाला लेक्चर आपने अच्छे से देखा है तो आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे. सो फॉस्फोराइलेशन होगा और एंजाइम का नाम अपन लिखेंगे. यहाँ पे जो एंजाइम था दैट वाज रुबिस्को. एंजाइम को मैं इस तरीके से कर देता हूं. और यहां पे जो एंजाइम अपन यूज करेंगे उसका नाम है काइनेस. ओके. काइनेस एंजाइम का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. तो यहां पे फॉस्फेट ग्रुप आएगा और ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से आएगा? ATP के पास से आएगा. तो अगर 12 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो 12 ATP यूज करने पड़ेंगे. सो 12 ATP यूज करते हैं. 12 ATP आर यूज्ड. And when this 12 ATP are used, तो ये बन जाएगा 12 ADP plus 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ठीक है.
क्योंकि ADP इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट्स, एंड ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट में से अगर मैं एक फॉस्फेट निकालूंगा तो कितने फॉस्फेट बच जाएंगे? 2 फॉस्फेट बचेंगे। तो इसी तरीके से 12 ATP है, तो 12 ATP में से अगर मैं 12 ADP निकाल दूंगा या 12 फॉस्फेट निकाल दूंगा तो बचेंगे कितने? 12 ADP बचेंगे। ठीक है, सो व्हेन एडिंग ATP दिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक फॉस्फेट तो पहले से था ही, अभी एक और फॉस्फेट का एडिशन हो जाएगा और ये फॉस्फेट का एडिशन होगा उसके फर्स्ट कार्बन पे। ओके, कहां पे होगा? फर्स्ट कार्बन। पहले कहां पे ऐड था? थर्ड कार्बन पे था। ओके, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप इसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो, बिकॉज द फॉस्फेट ग्रुप वाज अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन। अभी जब आपने ATP यूज किया तो अभी एक और फॉस्फेट का एडिशन हो गया और ये फॉस्फेट ऐड कहां हुआ? इट इज ऐड ऑन द फर्स्ट कार्बन, सो दिस बिकम्स 1,3 डाइफॉस्फो। One 3 diphosphoglyceric acid, which can also be written as DPGA. डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? तो यार 12 मॉलिक्यूल रहेंगे इसके भी। ठीक है, अब क्या करते थे? फॉस्फोराइलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, अब क्या किया जाता था? अब रिडक्शन किया जाता था, है ना। सो रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के लिए आप NADPH यूज करते थे, तो NADPH यूज करेंगे तो कितने NADPH यूज करने पड़ेंगे? 12 NADPH यूज करने पड़ेंगे। तो मैं लिखता हूं 12 NADPH यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 12 NAD प्लस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि H यहां पे आ जाएगा, H इसके पास चला जाएगा। एंजाइम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जाएगा दैट इज डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे आप NADPH से हाइड्रोजन निकाल लोगे। सो द एंजाइम इज गोइंग टू बी नोन एज डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सो 12 NADPH से क्या मिलेगा? 12 NADP प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन था वो इसके पास आ जाएगा। और कल मैंने बोला था जब भी कोई भी एसिड का आप रिडक्शन करोगे तो वो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड। द एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। और एक और चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दैट देयर इज रिलीज ऑफ फॉस्फेट। जो फॉस्फेट यहाँ पे ऐड किया था आपने, वो फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, 12 PI बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? दिस बिकम्स 1,3, मतलब 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट अब निकल जाएगा, मतलब 12 मॉलिक्यूल, इसलिए 12 फॉस्फेट निकाल दिया मैंने, तो फिर से क्या आ जाएगा? 3 और रह जाएगा। सो नाउ इट इज नोन एज 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। नाउ दिस इज नोन एज 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। ठीक है, रिडक्शन के बाद मैंने कहा कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? तो 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। 12 मॉलिक्यूल किसके? 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, वी कैन आल्सो टर्म इट एज 3PGAL। 3PGAL भी बोल सकते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 3PGAL के 12 मॉलिक्यूल। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। 6 मॉलिक्यूल RUBP के, 6 मॉलिक्यूल CO2 के रुबिस्को की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज 3PGA। 3PGA इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। वैसे कितने हैं? 12 मॉलिक्यूल्स हैं। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को जब आप ATP से ट्रीट करोगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काइनेज, उसका फॉस्फोराइलेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? थर्ड कार्बन पे ऑलरेडी फॉस्फेट अवेलेबल था, अब जो फॉस्फेट आप ऐड करोगे वो फॉस्फेट कहां जाता है? फर्स्ट कार्बन पे जाता है, इसलिए आप लिखते हो 1,3 डाई, मतलब 2 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके। ठीक है, अब रिडक्शन किया जाता है, तो जब आप रिडक्शन करोगे कोई भी एसिड का तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 12 NADPH को यूज किया, तो 12 NADPH से अगर मैं H निकाल लूंगा, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NADPH, तो क्या मिलेगा आपको? NAD प्लस मिलेगा।
H कहाँ चले गए, H यहाँ पे आ गए, H इसके पास आ गए, आपने इसका रिडक्शन कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक फॉस्फेट पे निकल गया इसका, तो ये अब फर्स्ट नंबर के कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो तो निकल गया, तो बचा कौन सा, थर्ड नंबर का फॉस्फेट, तो नाउ इट इज नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल अपन को मिले हैं, दिस 12 मॉलिक्यूल्स, इनको मैं फर्दर डिवाइड करता हूं, इनको मैं फर्दर डिवाइड करता हूं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgAl, 3PgAl, 3PgAl and 3PgAl, ठीक है, इसको 4 में आप डिवाइड करो। अब ध्यान से सुनना, इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। 12 है तो 12 को मैं डिवाइड करता हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgL, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgL, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgL एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgL। देख लो आप, ओके, ये जो 12 मॉलिक्यूल थे उससे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए 12, डन। अब फर्दर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ये क्लियर है आपका, तो ये रब कर देते हैं अपन, यहां से स्टार्ट करेंगे। आप हर एक स्टेप को इंडिविजुअली करना, मैं यहां पे पूरा साथ में दिखा रहा हूं। ओके, सो वी हैव क्या क्या चीजें अपने पास, सो वी हैव 2 molecules of PgL, 3PgAl, this is a 3 carbon compound, ये लिखा था ना लास्ट में मैंने, ठीक है, कितने 2, 5 molecules, 3 molecules and 2 molecules। कार्बन कितना है, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन एंड 3 कार्बन, 12 मॉलिक्यूल्स बने थे ना अपने पास, तो 12 हो गए, देख लो, डन। See now what is going to happen is this PgL, this 5 molecules of PgL, they undergo isomerism with the help of the enzyme isomerase। ये जो 5 molecules है PgL के, ये isomerase एंजाइम की मदद से अपने आइसोमर का फॉर्मेशन करते हैं, और इनका आइसोमर कौन है, that is DHAP, that is dihydroxy acetone phosphate, that is dihydroxy acetone phosphate का फॉर्मेशन करते हैं। DHAP कितने मॉलिक्यूल, I'm sorry, कितने मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है 12, मॉलिक्यूल है 5, मैं लिख देता हूं पूरा नाम, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन phosphate, which is written as DHAP। कितने मॉलिक्यूल DHAP के, यहाँ पे कितने थे, 5, तो 5 रहेगा यहाँ पे भी, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ DHAP। ये 5 मॉलिक्यूल जो DHAP के हैं वो 2 में इसको और फर्दर डिवाइड कर देते हैं, I'll divide it into 2 parts। So now we have 2 molecules of DHP and 2 molecules of DHAP। So this is 2 molecules of DHAP and this is also 3 molecules of DHAP। कितना कार्बन है, तो कार्बन नंबर is going to be 3 carbon, this is 3 carbon, this is 3 carbon as well, done।
Now what happens, these three molecules of DHAP, pay attention, these three molecules of three molecules of DHAP, they undergo condensation with these three molecules of PGL. ठीक है, कौन रिएक्ट कर रहा है? ये तीन मॉलिक्यूल PGL के रिएक्ट कर रहे हैं, ये तीन मॉलिक्यूल किसके? DHAP मॉलिक्यूल के साथ। क्या हो रहा है इनके साथ? दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम aldolase। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। What is happening? Condensation is taking place between these three molecules of 3-PGAL and these three molecules of DHAP. Both are 3 carbons. Okay, और जो एंजाइम यहाँ पे यूज में आ रहा है उस एंजाइम का नाम है aldolase. The name of the enzyme is aldolase, and the product which is formed, क्या प्रोडक्ट बनेगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन इसके, 3 कार्बन इसके, कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल्स इसके, 3 मॉलिक्यूल्स इसके। तो जो प्रोडक्ट अब बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड इज नोन एज फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? इसके 3 थे, इसके 3 थे, दोनों कंडेंस हो गए ना, दोनों मर्ज हो गए, तो 6 नहीं हो जाएगा, 3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। ध्यान देना कहां से कहां दिखा रहा हूं मैं। अब ये फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट जो है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ hydrolysis. It undergoes the process of hydrolysis in presence of enzyme phosphatase. यहां पे अपन लिखेंगे क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ये 3 मॉलिक्यूल बने उसके, ठीक है, 3 molecules of this. Okay, hydrolysis in presence of the enzyme phosphatase. ठीक है, so when fructose 1,6-diphosphate undergoes hydrolysis with the help of the enzyme phosphatase, it forms what? It forms fructose this one phosphate जो था that is released, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा इसका। द फॉस्फेट इज रिलीज्ड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ गया, मतलब 1,6 सब क्या रह जाएगा? खाली 6 रह जाएगा। ओके, और डाई का क्या हो जाएगा? मोनो हो जाएगा, क्योंकि 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे था, दूसरा फॉस्फेट 6th कार्बन पे था। अभी एक फॉस्फेट निकल चुका है, तो फॉस्फेट 6th कार्बन पे ही बच जाएगा। सो नाउ इट इज नोन एज फ्रुक्टोज मोनोफॉस्फेट। It is now known as fructose 6 मोनोफॉस्फेट। क्या कहा जाएगा? फ्रुक्टोज 6 मोनोफॉस्फेट बनेगा जब फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस होगा तब। ठीक है, वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज F6P. इसको we can also put it as F6P. That is fructose 6 phosphate. कितने मॉलिक्यूल्स है? तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे भी रहेंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ fructose 6 मोनोफॉस्फेट। डन? ठीक है, हाउ मेनी कार्बन डज इट हैव? सो कार्बन नंबर यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कार्बन 6 कार्बन है ना। I hope you're keeping the count because 3 plus 3 is 6. तो 6 कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन है? तो यहाँ पे भी it's going to be 6 कार्बन. So we'll have 3 molecules containing 6 carbon each. Done? Now this fructose 6 monophosphate के जो 3 molecule हैं,
उसमें से एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो लेट्स पुट इट एज, यहां पे लिखता हूं मैं, out of the 3 molecules, 1 molecule is used for glucose formation, मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो इसके पास भी 6 कार्बन है, ठीक है। तो 1 molecule is going to be used for, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये जो 3 मॉलिक्यूल है 6 कार्बन के, उसमें से एक मॉलिक्यूल किस काम में आएगा? 1 मॉलिक्यूल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। बचे कितने मॉलिक्यूल? बचे 2 मॉलिक्यूल और, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? F6P लिख देता हूं मैं, ठीक है। F6P इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल तो यहां पे आ गया, तो बचे कितने? 2 मॉलिक्यूल बचे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कंटेनिंग 3 कार्बन ईच, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, ये क्या करता है? अपना एक कार्बन डोनेट करता है इसको, एक कार्बन डोनेट करता है इसको। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। सो जब यहां से एक कार्बन इसको डोनेट किया जाता है, तो अपन यहां दिखाते हैं 1 कार्बन इज डोनेटेड, मतलब देयर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स में से एक कार्बन डोनेट होगा। टू कार्बन आर डोनेटेड, ठीक है। तो ये कितने कार्बन का है? आई एम सॉरी, दिस ओनली 1 कार्बन बीइंग डोनेटेड, ठीक है। एक कार्बन यहां पे डोनेट किया जाएगा, तो यहां पे टोटल कितने कार्बन थे? यहां पे टोटल 6 कार्बन थे ना, बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन ईच। एक सेकंड, दिस इज 5 6 ना, दिस इज 5 कार्बन, ओके। सो दिस इज 5 कार्बन, एक कार्बन आपने यहां डोनेट कर दिया 6 में से, तो यहां पे बचा 5 कार्बन। यहां पे कितना हो गया? यहां पे 3C का क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड। डन। तो सी यहां पे मैं और नहीं कर सकता हूं, तो आप इतना कॉपी कर लो, पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स, यहां तक की डिटेल्स आप कॉपी कर लो, ठीक है। मैं बोर्ड रब करूंगा, अपने पास क्या क्या चीजें बाकी है, ये चीज का रिएक्शन बाकी है, और ये जो चीज यहां पे बची हुई है इसका रिएक्शन बाकी, ये 2 चीजों का रिएक्शन होना बाकी है, ठीक है, जिसको अभी आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। आप इतना कॉपी करके यहां तक लिख लो, और ये चीज है और ये चीज, इसको आप याद रखो, जिसका रिएक्शन अपन आगे दिखाएंगे। डन। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। एक मॉलिक्यूल जो था आपका 6 कार्बन का, दैट हैज बीन डोनेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो 3 मॉलिक्यूल थे, 3 में से एक यहां पे आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स बच गए। हर एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। तो यहाँ पे 6 कार्बन में से एक कार्बन चला गया 3PGL के पास, तो 3PGL 4 कार्बन का हो जाएगा, और ये कितने कार्बन का हो जाएगा? 5 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल थे वो? सो नाउ वी हैड 2 molecules of F6P, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। और दूसरी क्या चीज अवेलेबल थी अपने पास? दूसरी जो चीज अवेलेबल थी दैट इज 3PGA, दैट वाज 3PGA। कितने मॉलिक्यूल्स 3PGA के? तो वो भी थे 2 मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, कितने कार्बन का कंपाउंड है? दिस इज 6 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, तो अब क्या होता है? 1 कार्बन इज डोनेटेड, 1C दिखाते हैं यहाँ पे, 1 कार्बन डोनेट हो जाता है। तो जब 1 कार्बन इसको डोनेट हो जाता है 3 PGA को, तो ये 3 PGA किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ 4 कार्बन कंपाउंड, है ना? 1 कार्बन डोनेटेड फ्रॉम F6P एंड 3 कार्बन वाज ऑलरेडी अवेलेबल हियर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड में, दैट इज इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट, दैट इज phosphate. That is, the phosphate is attached to the 4th carbon. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इरेथ्रोज 4 phosphate. This was a 3 carbon compound, but because of the addition of 1 carbon from F6P, now it gets converted into erythrose 4 phosphate. कितने molecule? So this is going to be 2 molecules of erythrose 4 phosphate. कितने कार्बन का कंपाउंड है? तो 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो जब F6P ने ये 1 कार्बन इसको डोनेट कर दिया, तो F6P किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो F6P कन्वर्ट हो जाएगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। किसमें? 5 फॉस्फेट में, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के? तो ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो बना है, कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन है? सो दिस इज नाउ 5 कार्बन, दिस वाज 6, दिस इज 5। क्यों 5 हो गया? क्योंकि 1 कार्बन यहां पे डोनेट हो गया और ये 4C है। अब ये ज़ाइलुलोज फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एपिमरेज, एपिमर बनाता है। एपिमर इज अ केमिस्ट्री का टर्म, जैसे आइसोमर होता है ना, वैसे एपिमर्स होते हैं। तो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का एपिमर बनता है और इस एपिमर का नाम क्या है? दिस इज नोन एज रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट। दिस इज नोन एज रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट। रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा, ठीक है। और कौन सा एंजाइम यहां पे आया? आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम है? आइसोमरेज नाम का एंजाइम है, ठीक है। और यहां पे आपको याद रखना है जो एंजाइम यूज में आया है, दैट एंजाइम इज ट्रांसकीटोलेज। यहां पे मैं लिखता हूं बीच में, द एंजाइम इज ट्रांसकीटोलेज। क्यों ट्रांसकीटोलेज बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे जो ज़ाइलुलोज फॉस्फेट है, ओके, इट इज अ कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से एंड ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट ट्रांसकीटोलेज की मदद से, ठीक है। तो ये जो रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट है, इट इज ऑल्सो रिटन एज RUMP। आप इसको RUMP भी लिख सकते हो, ठीक है, RUMP। कितने मॉलिक्यूल? तो बट ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज अभी आप याद रखो, रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट को आपको याद रखना है। डन। अब बचा ये इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो ये जो इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल जो DHAP के बाकी थे, है ना, याद है ना आपको कहां पे बाकी थे? सो इट रिएक्ट्स विथ two molecules of DHAP, ठीक है। DHAP के पास कितने कार्बन थे? इट वॉज अ 3 कार्बन कंपाउंड,
याद होना चाहिए, कार्बन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज 3 कार्बन. यहाँ पे कितना कार्बन है? 4 कार्बन. यहाँ पे कितना है? 3 कार्बन. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स है. सो नाउ ये दोनों रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आल्डोलेज. आल्डोलेज मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, आल्डोलेज लिखा आपने, ठीक है. अब ये आल्डोलेज से आल्डोलेज एंजाइम की मदद से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद दे आर गोइंग टू फॉर्म सेडोहेप्टुलोज 1 2. दिस इज गोइंग टू फॉर्म सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट. सेडोहेप्टुलोज, हेप्टुलोज इज 7 कार्बन. कैसे 7 हुआ? 4 5 6 7. सो दिस इज अ 7 कार्बन कंपाउंड. कौन सा? सेडोहेप्टुलेज, हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट. ठीक है. कितने मॉलिक्यूल? सो दोनों का एडिशन हुआ ना. सो दिस इज गोइंग टू रिमेन 2 मॉलिक्यूल्स. दोनों मर्ज हो चुके हैं. डन. इज इट क्लियर? 2 molecules. Now ये जो 2 molecules बने हैं, these 2 molecules they interact with the enzyme phosphatase. मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा. पहले भी हुआ था हाइड्रोलाइसिस, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में. ये एंजाइम, इसलिए मैं इसको सर्कल अप करता हूं. कौन सा एंजाइम बोला मैंने? फॉस्फेटेज. और क्या निकलेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा. मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, मतलब ये डाइफॉस्फेट से क्या हो जाएगा? दिस वुड बिकम फॉस्फेट. जो फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट था वो रिलीज हो जाएगा, 7th कार्बन वाला एज इट इज रहेगा. तो नाउ इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज व्हाट? सेडोहेप्टुलोज 7 मोनोफॉस्फेट या फिर फॉस्फेट. सेडोहेप्टुलोज सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट. कितने मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल तो रहेंगे 2 मॉलिक्यूल. कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकले? तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकले. और 2 मॉलिक्यूल इसके सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के. ठीक है. अब साइड में आपका एक 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड 3 PGL बाकी था. यहाँ पे साइड में अपने 3 PGL बाकी रखा था. कितने मॉलिक्यूल थे उसके? उसके 2 मॉलिक्यूल थे. कितने कार्बन का? 3 कार्बन का. तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा. इस चीज को आप याद रखो. यहाँ पे आपने क्या बना रखा है? रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट बना के रखा हुआ है. ठीक है. अब ये जो सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट आया है ये रिएक्ट करेगा 3 PGL के साथ. अभी यहाँ जगह नहीं है तो लेट्स पुट इट यहां पे दिखा दे. चलो. So this is reacting. मैं शॉर्ट में लिखूंगा. Let's write it as S7P. 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 कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल है. कितने कार्बन का कंपाउंड है? दिस इज 7 कार्बन कंपाउंड. दिस इज 7 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो 2 मॉलिक्यूल बचे हुए थे PGL के. Two molecules of 3 PGL. ठीक है. सो जब सेडोहेप्टुलोज 7 phosphate reacts with 3 PGL, this is a 3 carbon compound. What do we get? Okay. So now what do we get? तो यहां पे जो एंजाइम काम करेगा that is going to be transketolase. The enzyme that functions here is transketolase. फिर से आया ये एंजाइम. हर एक एंजाइम रिपीट होगा.
पहले कौन सा एंजाइम आएगा? पहले आएगा आल्डोलेज, ठीक है, फिर फॉस्फेटेज और फिर ट्रांसकीटोलेज. व्हाट डू वी गेट? सो नाउ जो चीज मेरे को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी 2 molecules ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट. ठीक है, 2 molecules ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट. सेवन कार्बन 3 कार्बन. ओके, तो राइबोस 5 फॉस्फेट मिलेगा. एंड देन अदर इज गोइंग टू बी ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट. ज़ाइलुलोज की रहा सेम चीज वापस मिलेगी. ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट. ठीक है. सो बोथ ऑफ देम आर हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड्स? दिस इज 5 कार्बन, दिस इज 5 कार्बन एज वेल. ठीक है. कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके? तो इसके मिलेंगे 2-2 मॉलिक्यूल मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि टोटल 10 कार्बन बन रहे थे ना, तो 10 कार्बन को आपने स्प्लिट कर दिया. तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2 molecules ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट एंड 2 molecules ऑफ ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट. ठीक है, सिंपल एंड इजी. इतना क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं. ये वाला स्टेप भी आपको क्लियर है. यहां से ये बना, ये रिएक्ट करता है DHAP के साथ. DHAP से सेडोहैप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनाया. सेडोहैप्टुलोज 7 फॉस्फेट रिएक्ट करता है 3PGL के साथ. ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मदद से आपने क्या बनाए? 2 molecules राइबोस 5 फॉस्फेट के एंड 2 molecules ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट के. ठीक है, तो मैं सब रब कर देता हूं, खाली इतनी चीज अब रखूंगा. डन. आई कीप दिस ऑल्सो. इसको भी यहां रहने देते हैं. ओके, अच्छे से लेक्चर को देखना तो ही समझ में आएगा. तो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड. 2 मॉलिक्यूल इसके. ठीक है. सो नाउ आई हैव दिस थिंग. अभी जो राइबोस 5 फॉस्फेट है, दिस राइबोस 5 फॉस्फेट with the help of enzyme isomerase. ओके, उल्टा दिखा रहा हूं मैं. कौन सा एंजाइम है? आइसोमरेज. आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट में. किसमें? एक तो आपके पास 2 तो पहले से अवेलेबल है, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से किसमें? रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट में. ये राइबोस कन्वर्ट हो गया किसमें? रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. How many molecules of it? There are 2 molecules. 2 molecule ये रहे, 2 molecule ये रहे. अभी जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, ये आइसोमरेज, आई एम सॉरी, एपिमरेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है किस में? This gets converted into ribulose 5 phosphate. It gets converted into कौन सा एंजाइम ले गए अपन? एपिमरेज ले गए यहां पे. एपिमरेज एंजाइम की मदद से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट.
कितने मॉलिक्यूल? सो ये भी है 2 मॉलिक्यूल, ये भी है कितने? 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए अभी अपने पास? सो नाउ वी हैव 6 मॉलिक्यूल्स, 2 2 2, दिस इज गोइंग टू बी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, 5 मोनोफॉस्फेट। इज इट क्लियर? यहां से एपिमरेज की मदद से आपने रिबुलोज मोनोफॉस्फेट बनाया, यहां पे आइसोमरेज की मदद से रिबुलोज मोनोफॉस्फेट बनाया, और ये रिबुलोज मोनोफॉस्फेट तो आपके पास रेडी था, ठीक है। मतलब नाउ वी हैव 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो मैं 6 मॉलिक्यूल से चालू करता हूं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाईफॉस्फेट में, क्योंकि मेरा एंड प्रोडक्ट क्या था? आरयूबीपी बनाना है ना आपको। अगर आपको याद हो तो लास्ट में आरयूबीपी बनता था, 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और ये जो भी चीजें थी ये 5 कार्बन की थी। सो वी हैव 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज 5 monophosphate. We have 6 molecules of ribulose 5 monophosphate. इसमें क्या ऐड किया जाएगा? एटीपी ऐड किया जाएगा। कितने एटीपी? 6 मॉलिक्यूल है तो 6 एटीपी यूज करेंगे, 6 एटीपी इज गोइंग टू बी यूज। तो 6 एटीपी यूज करोगे, मतलब एटीपी से एक फॉस्फेट निकालोगे तो क्या बनेगा? एडीपी बनेगा। So this is going to give 6 ADP and 6 inorganic phosphate. 6 ADP and 6 inorganic phosphate, which is going to be used by ribulose 5 phosphate. तो ribulose 5 phosphate में आप यूज करोगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? This is going to get converted into ribulose bisphosphate. ये कन्वर्ट हो जाएगा ribulose बिस फॉस्फेट में, दैट इज RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चीज आपको चाहिए थी RUBP, कितने मॉलिक्यूल RUBP के? सो दिस इज गोइंग टू बी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। एंड हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड इज इट? दिस इज 5 कार्बन, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो 5 कार्बन कंपाउंड। RUBP कितने कार्बन का था? 5 कार्बन कंपाउंड। So now we have come to the end of the Calvin cycle and we have formed 6 molecules of RUBP, which is 5 carbon each, which is 5 carbon each, ठीक है। So आपने यहाँ पे क्या कर लिया? क्या 3 स्टेप्स अपन ने परफॉर्म किए यहाँ पे? So फर्स्ट स्टेप जो अपन ने परफॉर्म किया है that is carboxylation. The first step is carboxylation. The second step is reduction. And the last step is to regenerate RUBP. That is regeneration. That is regeneration. ठीक है। और अपन ने काउंट भी लिखा था। एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना ATP चाहिए? तो यहाँ पे आपने कितने CO2 फिक्स करे? तो यहाँ पे वी हैव फिक्स्ड 6 CO2। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए वी यूज 18 ATP एंड 12 NADPH, है ना। तो आप अगर काउंट देखो तो 6 ATP, आगे जितने भी ATP यूज हुए, जितने भी NADPH यूज किए हुए, तो 18 ATP का काउंट रहेगा और 12 NADPH का काउंट रहेगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ द केल्विन साइकिल, ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने प्रीवियसली किया था, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। वी आर डन विद द केल्विन साइकिल, ओके। ये केल्विन साइकिल अच्छे से रिटर्न होना चाहिए और 5 टाइम्स रिटर्न होना चाहिए, और आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। इस केल्विन साइकिल को आप 5 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप करोगे, और जितने व्हाट्सएप आते हैं सबके ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए 1 2 3 4 आपकी केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। ओके, सो फाइंड quantum requirement, find quantum requirement
for fixation of 2 carbon dioxide molecules through C3 pathway. Through find quantum requirement for fixation of 2 carbon CO2 molecules through, ये कौन सा पाथवे था? ये C3 पाथवे था. C3 पाथवे के थ्रू बताओ कि कितना क्वांटम रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स हाउ मेनी फोटोन्स आर रिक्वायर्ड. हाउ मेनी फोटोन्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करके दिखाना है. ठीक है, फाइंड द क्वांटम रिक्वायरमेंट फॉर फिक्सेशन ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स थ्रू C3 पाथवे. ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको काम दिया था पर किसी का मुझे व्हाट्सएप आया नहीं है. सो मेक श्योर आप जब उन लेक्चर्स को देखो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो. ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा है इसमें आपको ढूंढना है कि कितने फोटोन्स रिक्वायर्ड है फॉर फॉर CO2 फिक्सेशन थ्रू C3 पाथवे. ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. जैसे मैंने बताया कि जो केल्विन साइकिल अपन ने बनाई है वो 5 बार आपको लिख के मुझे व्हाट्सएप करनी है और उसी के साथ यार जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व करके इसका जो भी फोटोन्स रिक्वायरमेंट है, कितने फोटोन्स. आपको याद है अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात करी थी? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 फोटोन्स चाहिए थे. आपको ये कैलकुलेशन याद होगा. तो यहाँ पे CO2 के बारे में बात हो रही है तो आपको बताना है कितने फोटोन्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट्स वेरी इजी न्यूमेरिकल. ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स.